चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें इवनिंग वाले बैच के बच्चे हैं, इवनिंग वाले। मैंने यस यहाँ सर। से मैंने यस यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा दिया था ना कुछ 12:30 से जो आते हैं बच्चे, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा दिया था क्या थोड़ा बहुत? कराया था सर, सरफेस चार्ज डेंसिटी तक कराया था। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी तक करा दिया था, ठीक है। अब उसी में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से शुरू करते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज मैंने बता दी थी, फिर हम आएंगे कूलम्स लॉ पर। उससे पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को और समझ लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, ठीक है। उसमें भी कभी कभी क्वेश्चंस में जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेंगे फिर। तो देखिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, 3 तरह की डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम रह गया है, बाकी लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने डिस्कस कर दिया था, 1-2 क्वेश्चन भी बताया था आपको उसमें। अब देखिए तीसरा जो टाइप है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब देखिए इसमें 2 हो चुके थे। अगर किसी बच्चे का रह गया हो तो उसको नोट्स मिल जाएंगे फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो हुई थी, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग तो बहुत पुरानी होंगी। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और इसकी जो एसआई यूनिट होगी, फिर आप यहाँ से समझ सकते हैं, एसआई यूनिट हो जाएगी आपका कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब, राइट। अब ये 2 तरह की होती है। एक अब जैसे मैंने वहां नाम दिए थे, वैसे ही मान लो इसको मैं एक नाम दे देता हूँ वीसीडी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वीसीडी। तो एक होता है आपका यूनिफॉर्म वीसीडी, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वीसीडी। तो यूनिफॉर्म वीसीडी में तो जो रो है उसको हम लिखेंगे चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और यहाँ जो हम लिखेंगे इसमें छोटा सा चार्ज और छोटा सा वॉल्यूम। तो अब अगर हमें यहाँ निकालना हो तो Q की वैल्यू आ जाएगी। Q चार्ज अगर निकालना हो तो रो इंटू वी करके निकाल लेंगे। और यहाँ जो निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ये आपका DQ और इसे रो DV ऐसे, और फिर कर देंगे इसे इंटीग्रेट, ठीक है। फिर कर देंगे इसे इंटीग्रेट। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूजुअली जो होती है वो किसी 3D ऑब्जेक्ट में, और 3D ऑब्जेक्ट का नॉन कंडक्टिंग होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कंडक्टर हुआ, भले ही सॉलिड है, तो जो भी चार्ज दोगे वो कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ये बात मैंने आपको पीछे शायद बताई थी। जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, प्रॉपर्टीज में लिखा था, जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। लेकिन नॉन कंडक्टर में वो उसके वॉल्यूम में, विद इन द वॉल्यूम रह सकता है, और इसलिए सॉलिड होने के साथ साथ उसका नॉन कंडक्टिंग होना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, और इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है। ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इसकी रेडियस आर है। अब इसमें मान लो इसकी जो डेंसिटी है रो, वो दे रखी है आपको समथिंग रो नॉट अपॉन आर, ऐसे दे रखी है, ठीक है। रो नॉट अपॉन आर, और रो नॉट कांस्टेंट है, वेयर रो नॉट इज अ कांस्टेंट,
रो नॉट इज अ कांस्टेंट और r जो है वो डिस्टेंस है, वे एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस है r। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है फाइंड चार्ज, टोटल चार्ज इन द फाइंड टोटल चार्ज इन द स्फीयर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे देखिए, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि एक डिस्क अगर होती है तो डिस्क को हम पतली पतली रिंग्स में मानते हैं, पतली पतली रिंग से मिलके बना हुआ मानते हैं, वहाँ छोटा सा एरिया हम लेते थे डी ए को 2 पाई आर डी आर। ठीक उसी तरीके से इस स्फीयर को बहुत पतली पतली शेल्स, हॉलो स्फीयर में हम इसको कंसीडर करते हैं और उसी में से एक शेल हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये एक शेल है और इस शेल की जो रेडियस है वो आर है और इसकी जो मोटाई है वो डी आर है। तो जो शेल है इसमें कितना चार्ज होगा ये आप देख सकते हैं डी क्यू, और इसे हम लिखेंगे रो इंटू टीवी। मेन यहाँ पे बात जो समझने की है वो है डीवी को कैसे लिखा जाए। क्वेश्चन में रो आपको दिया है, रो की वैल्यू दे रखी है, तो रो की वैल्यू तो आप लिख लेंगे रो नॉट अपॉन आर, ये जो डीवी है वो लिखना आना चाहिए। तो अब देखिए ध्यान रखना, इसका जो वॉल्यूम हम निकालेंगे तो केवल वो जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है उसी में चार्ज हमें निकालना है, अंदर का नहीं निकालना है, क्योंकि हमें एक शेल का चाहिए। तो शेल के लिए जो डीवी की वैल्यू आएगी, आप लोगों में से बहुत बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो डीवी का फॉर्मूला ये होता है 4 पाई r² dr। जैसे डीए एरिया हमने निकाला था वैसे ही डीए एरिया 2 पाई r dr निकाला था, उसी तरीके से ये आपका जो वॉल्यूम आता है डीवी वो आता है 4 पाई r² dr। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये एक शेल है तो शेल की जो परत है उस परत को, लेयर को हमने निकाल के फ्लैट कर लिया, फ्लैट। अब फ्लैट करेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो तो 4 पाई r² आएगा, और वॉल्यूम निकालने के लिए इसकी मोटाई, थिकनेस डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 पाई r² dr इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। इसे आप याद रख सकते हैं और अब ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 पाई r² dr, और इसके बाद इसे हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये चार्ज क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के लिए ऐसी बहुत सारी सेल्स होंगी जिनमें चार्ज भरा हुआ है, तो इन सारी सेल्स में हम इसको ऐड करते जाएंगे चार्ज को, डी क्यू निकाल के, और ऐड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। अब लिमिट हम डालेंगे तो लिमिट यहाँ पे डी आर से देख के आप डालेंगे, डी आर में आर वेरिएबल है, तो लिमिट आर की हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से लेके कैपिटल आर तक। ठीक है, आर की कोई वैल्यू भी हो सकती थी पर हमने उसको नहीं लिया, तो आर के टर्म्स में, कैपिटल आर के टर्म्स में ही हम बताएंगे 4 पाई ρ0 और आर डी आर। तो आर डी आर का इंटीग्रेशन आ जाएगा r²/2, ये 0 से कैपिटल आर, r²/2 0 से कैपिटल आर, तो ये क्यू आ जाएगा 4 पाई r0 r²/2। और ये आपका आंसर आ गया 2 पाई ρ0 r²। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई हाई फाई इंटीग्रेशन नहीं। मैंने कहा है मोस्टली मेडिकल के लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आप देखेंगे कि एक्स की पावर एन डी एक्स का ही इंटीग्रेशन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। बाकी आईआईटी की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसे तो इंटीग्रेशन वगैरह बहुत अच्छा सीखना ही है, और काफी पहले से हो सकता है कि आपके टीचर वगैरह ने हो सकता है पढ़ा भी दिया होगा, तो ये सब चीजें आती होंगी आपको। तो 2 पाई ρ0 r², ये चार्ज आ गया। इस तरह से हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वगैरह का फॉर्मेट। अब जैसे ये मैंने यहाँ ये वाला एक्सप्रेशन दे दिया है ना, ये हो सकता है कि आपको किसी और क्वेश्चन में कुछ और मिल जाए, ρ0 * r करके मिल जाए, तो इस टाइप का कुछ भी आ सकता है और क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं, अभी तक ये बेसिक चीजें हमने प्रॉपर्टी पढ़ी चार्ज की, और ये 3 तरह की मैंने डेंसिटी आपको बताई। अब आते हैं हम कूलम्स लॉ पर। ठीक है, आपको नोट करना है कर लीजिए। कूलम्स लॉ फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, प्रूफ नहीं है, इसका ध्यान रखना, लॉ जो होते हैं इनके प्रूफ नहीं होते,
ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होते हैं। हाँ, शुभम बोलो, कुछ कह रहे हो? शुभम, सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर, वो ऊपर का छूट गया थोड़ा। ये वाला? जी सर। ठीक है, नोट कर लो। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट से। डन सर। ओके, चलो कूलम्स लॉ देखते हैं फिर। तो कूलम ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि 2 पॉइंट चार्ज, पहली बात तो ये जो लॉ है ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। हालांकि आप चाहो तो लार्ज चार्ज के लिए या एक्सटेंडेड चार्ज के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो मेरे ख्याल से सब जानते ही हैं, यूज होता ही रहता है, और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगा सकते हैं, कूलम्स लॉ में लगा सकते हैं, ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में लगा सकते हैं, फिर पोटेंशियल वगैरह में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होता है, वेव्स में भी होता है। आपने देखा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वगैरह जब आता है तो ये सब आपने पढ़ तो रखा होगा, ऐसा नहीं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अभी आप बोर्ड में पूछा जाता तो मैं बताता भी। तो बोर्ड के बच्चे भी हैं। तो सबसे पहले तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए है कूलम्स लॉ, और 2 चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे व्हेन दे आर केप्ट एट सम सेपरेशन r, और उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यही कूलम ने बताया और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। तो आप लिखें इसमें 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्जेस exert electric force F on each other, F on each other, और ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ। F प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और F प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ये एक चार्ज है Q1 और दूसरा जो चार्ज है Q2, एंड नाउ दे आर एट सम सेपरेशन R। फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, तो कोई भी एक पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं। मान लो ये फोर्स F है, तो ये फोर्स भी F होगा। दो चार्ज एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। मैं मान के चलता हूँ लाइक चार्ज थे, इतना तो सब जानते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक होते तो अट्रैक्ट करते, तो मैंने कोई एक पॉसिबिलिटी मान ली कि रिपेल कर रहे हैं। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ उनके कि चार्ज बराबर हैं या डिफरेंट हैं, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं, ध्यान रखना, F और F, और ये इनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा चार्ज बड़ा है या कौन सा चार्ज छोटा है। ठीक है, तो यहाँ F की जो वैल्यू है वो आपका प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के Q1 Q2। बहुत छोटी छोटी चीजें बोर्ड लेवल की हम डिस्कस नहीं कर सकते, उसकी जरूरत भी नहीं है। मेन हमारा फोकस है कंसेप्चुअल चीजें आए हमारे सामने, कोई कंफ्यूजन है वो दूर होने चाहिए, और कुछ अच्छे सवाल करने को मिले, कुछ अच्छे अप्रोच करने को मिले। तो F आ जाएगा आपका यहाँ से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे K जो है इसकी दो वैल्यूज हैं, एक है आपका इन SI यूनिट, K की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और ये जो फोर्स है ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसमें भी जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट ये आपका फॉर वैक्यूम, यानी मीडियम जब वैक्यूम हो तब। इसी तरह से इन CGS यूनिट K की वैल्यू 1 ली जाती है, F की वैल्यू फिर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, इसमें ऊपर वाला ही मेनली यूज होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप जानते ही होंगे, इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं।
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। बाकी यूनिट वगैरह तो आप यहाँ से लिख ही सकते हैं। इसकी यूनिट आ जाएगी कूलम स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगभग 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है और ये यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन लगभग 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है वैक्यूम के लिए। अगर मीडियम अदर देन वैक्यूम है if medium is not vacuum, तो जो फोर्स आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इतना आप जानते होंगे, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन जो है मीडियम की परमिटिविटी है, मीडियम की परमिटिविटी है। एप्सिलॉन इज द मीडियम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसकी जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू के होती है। के जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला के और ऊपर वाला के डिफरेंट है। यहाँ जो के है इस के को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ से आप इसको लिखना चाहें तो के की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हो, क्योंकि ये रेशियो है दो अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी का, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी मीडियम की परमेबिलिटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी, सॉरी, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट आर, इसे कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात है। यहाँ एक बात और जानने की है कि वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है ये मिनिमम होती है, ध्यान रखना, ये मिनिमम होती है, इससे कम नहीं होती। यानी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से तो ज़्यादा ही होगी। और अब यहाँ पर ये जो टर्म है आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो के की वैल्यू है एक से बड़ी होती है, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि एप्सिलॉन नॉट सबसे छोटा होता है। इस वाले रिलेशन को आप देखिए ये स्क्रीन पर, तो इसमें एप्सिलॉन नॉट सबसे छोटा होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू तो ज़्यादा ही आएगी, तो के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। लास्ट बराबर हो सकता है 1 के, और वो भी 1 तब आएगा के इक्वल्स टू 1, दैट इज फॉर वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है मेटल या कंडक्टर्स के लिए, मेटल या कंडक्टर के लिए, यानी दो चार्ज के बीच में अगर हम एक मेटल की प्लेट रख दें तो उनका इंटरेक्शन नहीं होगा, उनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और के की वैल्यू लगभग 80 के आसपास होती है पानी के लिए, वाटर के लिए। तो अब यहाँ पर एक चीज और आप समझ सकते हैं कि अगर फोर्स का रेशियो निकाला जाए किसी मीडियम में, ठीक है, तो अब जो के है, के की वैल्यू को हम दो तरीके से, एक तो ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला हो गया, आप इसको चाहो तो ऐसे कह सकते हैं कि ये परमिटिविटी का रेशियो है किसी मीडियम का और वैक्यूम की परमिटिविटी का। और दूसरा तरीका के को डिफाइन करने का है, वो है दो मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में, जिनमें से एक वैक्यूम होगा और दूसरा गिवन मीडियम होगा। उसमें दो चार्ज जब रखे जाते हैं दोनों मीडियम में सेम डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में जो फोर्स आता है दो मीडियम में, उन फोर्सेस का रेशियो के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ के को हम कह सकते हैं कि दिस इज एफ अपॉन एफ डैश। अब एफ अपॉन एफ डैश क्या है, तो एफ है इलेक्ट्रिक फोर्स
between two point charge in vacuum upon electric force between two point charges in medium। ठीक है, तो के को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, जिसमें वैक्यूम के लिए 1, मेटल या कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी, और पानी के लिए 80 82 ली जाती है। कुछ किताबों में 82 वो इम्प्योरिटीज के बेसिस पे 80 81 82 इस तरह की वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप जानते होंगे, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से अनइफेक्टेड रहता है, और उसमें अगर हम दो चार्ज अगर हम लेते हैं तो उनके बीच का फोर्स तीसरे वाले चार्ज या चौथे वाले चार्ज की प्रेजेंस से अनइफेक्टेड रहता है। और किसी एक चार्ज पे जब हमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए तो जितने भी चार्ज हैं उन सबके द्वारा लगाया गया इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पता होगा आपको, आइडिया होगा, और नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कूलम्स लॉ फंडामेंटल लॉ है, लेकिन दो पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ, सेम डिस्टेंस के लिए। अगर किसी दूसरे मीडियम में ले जाएंगे तो फोर्स कम होने लगेगा। और यहाँ से आप एक बात फिर समझ सकते हैं, पानी के लिए ये वैल्यू 80 होती है। तो अगर आपको यहाँ फोर्स किसी अदर मीडियम में निकालना हो यानी एफ डैश की वैल्यू, तो वो एफ बाई के आएगी। तो अगर पानी में अगर दो चार्ज रख दिए जाएं तो उनके बीच में फोर्स 80 टाइम्स कम हो जाएगा, 80 टाइम्स कम हो जाएगा। और ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है पानी को एक अच्छा सॉल्वेंट बनाने के लिए। हालांकि यही एक कारण नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री वगैरह में आप पढ़ते होंगे पानी एक अच्छा सॉल्वेंट है। जैसे नमक को अगर आप डाल दो तो नमक में NaCl Na प्लस Cl माइनस होता है, तो उनके बीच का जो बॉन्ड होगा या जो फोर्स होगा उसको क्या करेगा, पानी वीक कर देगा, 80 टाइम्स वीक कर देगा। और भी फैक्टर आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, बट मैं फिजिक्स के पॉइंट से बता रहा हूँ कि वहाँ फोर्स को उनके बीच में Na प्लस Cl माइनस, नमक आसानी से घुल जाता है, और भी चीजें हैं, तो वहाँ फोर्स को क्या करेगा, वो वीक कर देगा, है ना। तो वैक्यूम में सबसे ज्यादा फोर्स होता है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या है कि एक तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, दो बातों में मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ, क्योंकि अब हमें बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं है, तो उसको सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज independent force between two charges independent of presence of other charges। ठीक है, आसपास अगर दूसरे चार्ज भी हैं तो उनकी प्रेजेंस से दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2/R² ही रहेगा। तीसरा चार्ज वहां है तो उससे उनके बीच में जो लग रहा है फोर्स वो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नेट फोर्स बदल जाएगा, क्योंकि नेट में बाकी के फोर्स भी आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट मैं यही लिखा रहा हूँ इसमें। ठीक है, नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज is equal to net force on a given charge is equal to the vector sum, net force on a given charge is equal to the vector sum of forces, vector sum of forces exerted by other charges on the given charge।
ठीक है, ऑन द गिवन चार्ज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझो जरा। जैसे कि यहाँ एक ये चार्ज है Q और इसके आसपास ये कई चार्ज हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चार्ज ये हो गया आपका Q और इसके आसपास कई चार्ज हैं और ये है आपका Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। अब ये जो Q1 है ये इस Q पर एक फोर्स लगाएगा F1, ये एक फोर्स लगाएगा F2, ये एक फोर्स लगाएगा F3, ये एक फोर्स लगाएगा Fn। मान लो ये कुछ डिस्टेंस है R1, R2, R3, Rn ऐसे करके। तो अब जब फोर्स हम निकालेंगे Q पर बाकी सब का, तो नेट फोर्स ऑन Q, तो वो आ जाएगा F नेट F1, F2, F3 एंड सो ऑन। और ध्यान रहे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो वेक्टर सम करेंगे। ये मैंने कहा भी है, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अदर चार्जेस। ठीक है, तो इन सारे फोर्सेस का सम कर लेंगे। ठीक है, और कूलम्स लॉ का यूज करके हम इसको फोर्स को F1, F2 और इनको हम लिख सकते हैं। तो जैसे ये मान लो R1 डिस्टेंस है, ये R2 है, ये R3 है, ये Rn है, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला और इनकी वैल्यू रखेंगे F1, F2, F3 एंड Fn की, और फिर आगे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, आपने नोट करना है तो कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट कर लेना। ठीक है, तो अब देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड की लेंथ r है। यहाँ पे एक चार्ज है q, यहाँ पे एक चार्ज है 2q और यहाँ पे एक चार्ज है 3q। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल और अच्छा करेंगे, रेज करेंगे। फाइंड नेट फोर्स ऑन q। फाइंड नेट फोर्स ऑन q, q पर नेट फोर्स आपको निकालना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन q, तो आप क्या करेंगे, ये q का जो है 2q का जो फोर्स आएगा इस पे मान लो सारे चार्ज एक ही जैसे नेचर के हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव। तो 2q ने q पर जो फोर्स लगाया वो इधर लगाया, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होता है। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मेरे ख्याल से ये सब चीजें आप जानते हैं और आप चाहो तो मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आई गया, आप और लिखना चाहें तो कुछ बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। आई थिंक ये सब चीजें आप पहले से जानते होंगे, फिर भी लिखना चाहें तो आप लिख लें। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कुछ बातें और अलग से लिखा देता हूँ। दूसरा, इट ओबेज
इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वर्क डन, और क्लोज पाथ में क्या होता है, जीरो। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर जो चल रहा है अभी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में और डिटेल में। वैसे आप थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के आए होंगे तो आइडिया भी होगा कंजर्वेटिव फोर्स का, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। वर्क पावर एनर्जी में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी के लिए इतना मान लो कि ये जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। और अगर हम किसी क्लोज पाथ को फॉलो करते हैं तो जहां से चले थे वहीं आगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स का ध्यान रखना। इट ओवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। और ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। अनलाइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दो मास पानी में रख दो, हवा में रख दो, पेट्रोल में रख दो, किसी भी मीडियम में रख दो, अगर डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेम आता है। लेकिन ये जो कूलम्स लॉ है, कूलम फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अभी जैसे मैंने बताया वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में गिवन डिस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा फोर्स लगता है। अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट, एंड फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is maximum in vacuum, मैक्सिमम इन वैक्यूम, मेन पॉइंट है। और एक आप ये कह सकते हैं सेंट्रल फोर्स है, इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है कि ये फोर्स जो लगता है वो दो पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज को कनेक्ट करने के, सेंटर्स को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। इसका मतलब ये है दैट इज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन, it acts along the line joining centers of two charges। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, राइटिंग हो सकता है समझ में ना आए आपको। मैं रिपीट कर देता हूँ, इट इज सेंट्रल फोर्स दैट इज इट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अब देखिए इसके बाद आ जाते हैं हम लॉट के क्वेश्चन पर। आपको नोट करना है तो कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना। सर लास्ट वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट को रिपीट करना जरा। अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये लिखा है मैंने, अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज, थोड़ा सा छूट गया इसमें भी, इलेक्ट्रिक फोर्स छूट गया यहाँ पे, फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे ज्यादा लगता है, ये मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बता दिया था। Unlike gravitational force, electric force is medium dependent and electric force between two charges is maximum in vacuum। ठीक है, हो गया। चलिए इस क्वेश्चन पे लौट आते हैं। ये 2q का जो चार्ज है वो q पर फोर्स लगाएगा, मान लो F1, और ये जो 3q वाला है ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर। लाइक चार्ज है, रिपल्शन होगा, तो ये फोर्स आ जाएगा आपका क्या, F2। अब जो F1 और F2 है, ठीक है, इनके बीच में अगर मैं आपसे एंगल पूछूं तो आप क्लियरली देख के बता सकते हैं, ये एंगल 60 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी एंगल कितना आएगा, 60। तो सबसे पहला काम होगा F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू निकाली जाए, तो वो वैल्यू आ जाएगी
के ही ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाद में लिख लेंगे। और जो चार्ज है Q और 2Q यानी 2Q स्क्वायर और डिस्टेंस है R स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये चार्ज है Q और 3Q, तो ये आ जाएगा 3Q स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका R स्क्वायर। तो जो फोर्स आएगा F अंडर रूट में, देखिए दो वेक्टर हैं, उनके बीच में एंगल 60 है, तो उनका रिजल्टेंट हमें निकालना हो तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर और 2F1 F2 और cos 6, इससे 2 चला जाएगा क्योंकि cos 60 क्या होता है, हाफ होता है। बाकी तो आप जानते हो क्या करना है, आपको वैल्यू रखेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर, आप करेंगे तो, और अंडर रूट में क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 इंटू 3 ये आपका 6। बाकी आप सॉल्व कर लेना। दोनों को जब आप इसमें रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कॉमन आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 इंटू 3 6, 9 4 13 और 6 19 अंडर रूट 19, तो वो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 19 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अगला सवाल देखिए, एक चार्ज Q रखा हुआ है और यहाँ भी चार्ज Q रखे हुए हैं, और ऐसे इन्फिनिटी तक रख दिए। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, एक्स एक्सिस पर इन्फिनिटी तक चार्ज रख दिए हैं। अब इन चार्ज की जो लोकेशन है वो क्या है, ये 1 मीटर पर है, ये 2 मीटर पर है, ये 4 मीटर पर है, ये 8 मीटर पर है, ये 16 मीटर पर है। ठीक है, ऐसे करके इन्फिनिटी तक चार्ज रखे हैं और ये ओरिजिन पर है। ठीक है, तो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q kept at O यानी ओरिजिन पे जो रखा हुआ चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आपको बताना है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कूलम्स लॉ आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया, तो उसमें कहा कि कोई भी दो चार्ज के बीच में जब फोर्स हम निकालते हैं तो बाकी चार्ज की प्रेजेंस से फर्क नहीं पड़ता। एक बात तो ध्यान रहे, उन दोनों के बीच का फोर्स है, लेकिन नेट फोर्स जो आएगा वो बाकी के फोर्स भी कंसीडर करके आएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो ओरिजिन पे रखा हुआ चार्ज है वो रिपेल होगा सबकी वजह से, और सारे के सारे जो फोर्स हैं वो इसे रिपेल कर रहे होंगे लेफ्ट में, और सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन पे सारे फोर्सेस को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। सारे जितने भी चार्ज हैं इनका जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये इस तरह से, और भी चार्जेस हैं उनका भी फोर्स रिपल्शन होगा, इसी डायरेक्शन में आता जाएगा। तो अब यहाँ पे जो एफ नेट है वो मैं लिखना शुरू करता हूँ। पहला जो चार्ज है 1 मीटर पे रखा हुआ उसका फोर्स मैं लिख रहा हूँ, तो KQ स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। दूसरे का लिखूंगा KQ स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तीसरे का लिखूंगा KQ स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। फिर चौथे का लिखूंगा तो KQ स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसमें आप देखेंगे KQ स्क्वायर तो सब में आ ही रहा है, वो तो कॉमन आ जाएगा, और ये बचा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये आपको पैटर्न दिख रहा होगा, इस तरह का जो पैटर्न होता है उसको हम GP कहते हैं, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाया था, बच्चे पढ़ चुके होंगे, उसमें मैंने GP का फॉर्मूला बताया, इनफाइनाइट GP का।
इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ये होता है A/1 - R। अगर ये ना पता हो तो मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा दिया है, आप उसके वीडियो यूट्यूब पे देख लेंगे। ये आज की जो क्लास है, ये भी कुछ बच्चे नहीं कर पाए हैं, किसी वजह से मेरा मैसेज नहीं देखा, उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, या लेट जॉइन किया है, उनके लिए भी अपलोड कर दूँगा, सुबह वाली क्लास का भी, ये भी। वहीं पे आपको मैथमेटिक्स वाले वीडियो मिल जाएँगे, और उसमें मैंने एक शीट दी थी मैथमेटिक्स की, जो नए बच्चे जॉइन किए हैं, उनको ना मिली हो तो आप बता देना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, ठीक है? ग्रुप में मैं भेज दूँगा। जो नए बच्चे हैं, उनको नहीं मिली होगी मैथमेटिक्स, क्योंकि वो जो आप वीडियो अगर देखे होंगे, तो उसमें एक शीट आपको दिखाई दे रही होगी, जो मैं बीच-बीच में डिस्कस कर रहा था। तो वो अगर नहीं मिली है, मैं आज ही शेयर कर दूँगा, अभी क्लास के बाद शेयर कर दूँगा। जिनको मिल गई है वो इग्नोर कर दें, जिनको ना मिली हो वो शीट आप देख लेना, उसमें फॉर्मूले वगैरह सारे मिल जाएँगे, प्रिंट वगैरह करा लेना। क्योंकि ये टॉपिक हो चुका है, तो अब उसका दोबारा से मैं डिस्कस नहीं करूँगा। वीडियो रिकॉर्डेड मैंने ऑलरेडी डाल दी है, आपको कोई भी दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आती चीज़, आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं, अलग से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये जीपी का फॉर्मूला होता है S इन्फिनिटी A/1 - R। A को कहते हैं हम फर्स्ट टर्म, और R कहलाता है कॉमन रेशियो। A को कहते हैं फर्स्ट टर्म, R कहलाता है कॉमन रेशियो। तो अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म ये है 1, और कॉमन रेशियो का मतलब होता है यानी क्या बार-बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ध्यान से देखें, इसमें 1/4 मल्टीप्लाई हुआ, और ये 1/4 ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है आगे तक। आगे के टर्म भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगला टर्म क्या आने वाला है 1/4 का मल्टीप्लाई करके। तो बस इस जीपी का यूज़ करिए और आपका आंसर आ गया। तो KQ स्क्वायर, और पहला टर्म 1, और ये कॉमन रेशियो 1 - 1/4, तो ये आपका 3/4 आ गया, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर आ गया 4 KQ स्क्वायर बाई 3। ये नेट फोर्स आ गया, ठीक है? ये नेट फोर्स आ गया, ठीक? तो ये इस तरह से आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब इसी में और भी बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएँगे। आज की क्लास को लेकिन हम यहीं रोकते हैं, ठीक है? और होपफुली कल मैं कोशिश करूँगा। हाँ, हर्षवर्धन बोलो। सर ये ए क्या बताया था आपने? क्या कह रहे हो? ए ए ए क्या बताया था सर? फर्स्ट टर्म है, जैसे इसमें पहला टर्म 1 है, ठीक है? ये मैथ्स की क्लास तुम्हारी छूटी हुई है, वो मैं अभी शीट भेज दूँगा, ग्रुप में ही भेज दूँगा, सबको मिल जाएगी, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेज दूँगा, ठीक है? तो उसमें देख लेना, ये ए फर्स्ट टर्म होता है। हाँ, नॉइज़ आ रहा है तुम्हारी तरफ से, ए फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है 1। अपना माइक म्यूट करो, हर्षवर्धन माइक म्यूट करो, डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये जो है ये आपका फर्स्ट टर्म है, जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म 1 है, और R जो होता है इसे कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यानी जो बार-बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? तो ये मैं शीट अभी दूँगा, उसमें शीट के शुरुआत में ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करके दे रखा है। आपको कोई भी दिक्कत हो, आप वीडियो देखो, फिर भी समझ में ना आए, क्लास में आके अलग से पूछ लिया करो, ठीक है? मैं शीट अभी, जो बच्चे नए हैं, काफ़ी बच्चे जिनकी मैथ्स की क्लास मिस हो गई, उनको शीट मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? देख लेना, आपको करना है सिलेबस कवर, तो आपको मेरी हेल्प पूरी मिलेगी, पर आपको खुद से भी करना पड़ेगा। आप सोचोगे ये टॉपिक निकले हुए मैं दोबारा से पढ़ा दूँ, अभी टाइम की शॉर्टेज है, करा भी देता। आपको भी पता है टाइम की शॉर्टेज है, अगर टाइम की शॉर्टेज नहीं होती तो मैं डेफ़िनिटली करा देता, जो बच्चे नए आए हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं जो छूट गया है वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। चलिए आज रुकते हैं यहाँ पे, और तो कल थोड़ा ऊपर कर देना जरा। ये वाला, और थोड़ा ऊपर। ये वाला, हाँ, जो भी पॉइंट लगाए थे वो वाले। ये वाला, साइड में। हाँ, यही। बस। ये मैं एक काम करूँगा, स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा ग्रुप में अभी थोड़ी देर में, ठीक है? ओके। चलिए रुकते हैं फिर।